अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? करनी मुझे आवाज़, स्क्रीन और कैमरे का बता दें, क्लियर है? जी जनाब, क्लियर है और स्लाइड्स भी क्लियर हैं। मुझे बता दें आवाज़, स्क्रीन सब क्लियर है ना? क्लियर है जी। स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ? रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी ऑन करनी है, रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी ऑन है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। कोई ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी आपको यहाँ पे बोर नहीं करने वाला। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट डे आज से ही। और हम क्या करेंगे, हम आज से ही इसको लेकर चीज़ें जो हैं वो चल रहे होंगे। तो ये स्केड्यूल है एक्सप्रेस बैच का, ये सारा आप लोगों के पास होना चाहिए। इसका प्रिंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास जो है वो मौजूद होना चाहिए। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, किस किस डे पे कौन सा टॉपिक होना है क्या नहीं है, सारा कुछ इसके मुताबिक है। और हमारा एक्सप्रेस बैच 10 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा विद ईच एंड एवरीथिंग, विद ईच एंड एवरी प्रैक्टिस। और मतलब आप अगर बिल्कुल आप ज़ीरो पे भी स्टैंड कर रहे हैं ना, जब आपका सेशन एंड होगा आपका पेपर जो है पास हो जाएगा 10 अगस्त। अभी जहाँ पे लोगों के प्री बैच ख़त्म हो रहे होंगे, पोस्ट बैच ख़त्म हो रहे होंगे, वहाँ पे भी जो है क्या करेंगे आपका इसको जाके उससे पहले आपका सिलेबस में ख़त्म करवा के उसके बाद आपकी रिविजन्स भी हो जाएगी। तो लाइव क्लासेस फ्री हैं, डेली बेस का स्केजूल आपके पास है, ग्रुप्स में हमने शेयर किया है, हर जगह हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए किस किस डे पे हम कौन कौन सा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने एक काम ये कभी भी नहीं करना कि ये चीज़ तो मुझे आता है, ये टॉपिक तो मुझे आता है, ये मैं नहीं करूँगा, मैं अगला कर लूँगा। आपने यहाँ पर अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो क्या करनी है, वो डेवलप करनी है। एक चैप्टर आता भी है बेशक क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस चैप्टर को अटेम्प्ट लाजमी करने, लेक्चर लेने हैं, ताकि अभी कोई छोटी बहुत जो कन्फ्यूजन वगैरह हैं वो भी क्या हो जाएं, वो दूर हो जाएं, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है आपको ना रहे। तो बेसिकली आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने पेपर पास करना। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग पेपर पास करेंगे और आप मुझे आगे जाके ग्रुप 2 में या CFAP में मिल रहे होंगे। आई हैप्पी टू वेट फॉर यू इन दैट सब्जेक्ट। तो ये स्केड्यूल है, इसका प्रिंट आउट सबके पास होना चाहिए। मेरे पास भी इसका प्रिंट आउट पड़ा हुआ है, मैं भी मार्क कर रहा हूँ कि मैंने किस किस दिन क्या क्या चीज़ करवानी है, ये आपके पास होना चाहिए। सिर्फ आप इसको फॉलो कर लें प्रॉपरली, आपका कोई पेंडिंग लेक्चर भी नहीं होगा और आपका पेपर जो है वो भी क्या होगा, पास हो जाएगा। अलॉन्ग विद डैट जो इसके साथ टेस्ट इंटीग्रेटेड होंगे, ये 20 टेस्ट हैं। स्टार्ट तो हमारा एक्सप्रेस बैच शुरू हो गया है 27 तारीख से। आपका फर्स्ट टेस्ट जो है वो 5 जुलाई को होगा, फिर 8 को, 21 को, 23 को। किस किस डे पे किस किस टॉपिक का टेस्ट है वो भी सारा मेंशन है, क्या उसके मार्क्स होंगे, ये सारा कुछ जो है प्रोवाइड किया गया है आप लोगों के साथ। तो ये स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम हम नहीं कर रहे, हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो स्केड्यूल आपके पास होगा, हम स्टार्ट करते हैं एज पर स्केड्यूल। और आप लोगों ने जो बुक फॉलो करनी है, मैं सिर्फ अपनी बुक ही फॉलो करवाऊंगा। मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स को इस्तेमाल करूँगा और मोस्टली कुछ चैप्टर्स होंगे मैं अपनी बुक से करवा रहा हूँगा। तो आई वुड रिकमेंड यू, 1-2 माह रह गए हैं, हमारे पास भी थोड़ी बहुत ही बुक्स बची हुई हैं। हमारा अभी स्टॉक ख़त्म हो जाना है, तो आप वो बुक्स वगैरह बाय कर लीजिएगा, बिकॉज सारा कुछ मैंने बुक से करवाना है। उसी बुक पे सारी एग्जाम्पल हैं, उसी बुक पे सारे पास पेपर हैं, कैफ लेवल के, CFAP लेवल के, समरी सब कुछ वहाँ पे है। PDF में, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होना कि मैं हर चीज़ PDF में अवेलेबल डेली बेस पे करता जाऊँ, तो बुक है, आप बुक वहाँ पे बाय कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर।
ये आई कैप का स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1 होगा, मेरी बुक का चैप्टर नंबर 27 है। हम इससे जो है वो हम स्टार्ट कर रहे होंगे। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ। बेसिकली जो आई कैप का सिलेबस है टेक्स्ट का, उसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। जो ग्रेड ए है इसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की है और इसमें 3 चैप्टर्स जो हैं वो हमें मिल रहे होंगे। बेसिकली एक इसमें चैप्टर मिल रहा है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, जो बड़ा बेसिक चैप्टर होता है और ये वही चैप्टर है जो आप पीआरसी में जो है वो कर रहे होते हैं इस्तेमाल। ये पीआरसी में चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये वही चैप्टर जो है आप यहाँ पे अगर डिस्कस कर रहे होंगे कि सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान यहाँ पे क्या है और किस तरह से है। सेकंड चैप्टर यहाँ पे आएगा एथिक्स से रिलेटेड और थर्ड चैप्टर जो यहाँ पे आ रहा होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। इसकी वेटेज 5 से 10 नंबर की है। ऑन एवरेज जो इससे पूछा जाता है वो 8 मार्क्स तक का सवाल जो है पूछा जा रहा है इस अटैम्प्ट में, इससे पिछली अटैम्प्ट में, इवन उससे पिछली अटैम्प्ट में भी 8-6 मार्क्स का एरिया जो है वो एग्जामिनर जो है इसमें से टेस्ट कर रहा है। एग्जामिनर क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहा है। तो ये एक एरिया है जिसमें से ये वाला चैप्टर जो है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाला अभी हम लाइव करेंगे। एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर जो है ये 2 चैप्टर जब आपके पास अशूरा की हॉलीडेज़ आएंगी तो एज़ पर द अशूरा हॉलीडेज़ जो हमारे पास टाइम होगा 16-17 जुलाई को, उसमें आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल कर दी जाएगी। उसके बाद सेकंड एरिया हमारे पास आता है इनकम टैक्स का, जो वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एरिया है सिलेबस का। इसके वेटेज जो है अप टू 70 मार्क्स की है। 70 मार्क्स तक का सिलेबस जो है वो हमारा इनकम टैक्स में से आ रहा होता है। और थर्ड एरिया जो है वो हमारा कौन सा आता है? सेल्स टैक्स का आता है। और सेल्स टैक्स में से जो नंबर हैं वो अप टू 30 मार्क्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। देखिए, अगर आपने पेपर पास करना है तो मैं आपको अभी यहाँ पे फॉर श्योर बता देता हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी करेंगे पेपर फेल है आपका। सिलेक्टिव स्टडी से कभी भी पेपर आपका पास नहीं होगा। लेकिन स्टडी करनी कैसी है, किस तरह लेके चलना है, कौन सा आपको एरिया जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, वो आपको बताता हूँ। पेपर पास करना चाहते हैं 50 नंबर आपको इजीली सिक्योर करवा कर दे सकता हूँ मैं आपको। 50 नंबर सिर्फ 3 एरिया से आप सिक्योर कर लेंगे। ये जो ग्रेड ए है, ग्रेड ए में आपके 8 नंबर आते हैं आई कैप में, तो आप इस ग्रेड ए के देखें 8 नंबर आ गए। इनकम टैक्स में से सिर्फ और सिर्फ जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है इसकी वेटेज जो है 20 नंबर की है। ऑन एवरेज इनकम फ्रॉम बिजनेस में से 18 मार्क्स का पेपर जो है वो आ रहा होता है। और उसमें से आप लगा लें सेल्स टैक्स की वेटेज जो है वो 30 नंबर की है। सेल्स टैक्स में से इस अटैम्प्ट में भी 30 नंबर का पेपर आया है और ऑन एवरेज वो 30 नंबर तक का पेपर ही पूछ रहा होता है। अगर आप सिर्फ ग्रेड ए, मतलब जिसमें 3 चैप्टर हैं, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कर लें, बिज़नेस को अच्छी तरह कर लें और सेल्स टैक्स को अच्छी तरह कर लें, तो ये तकरीबन आपके सिर्फ ये 3 एरिया 56 मार्क्स सिक्योर करके बैठे हुए हैं। कितने? 56 मार्क्स जो हैं ये सिर्फ 3 एरियाज़ जो हैं वो सिक्योर करके बैठे हुए हैं। सिर्फ ये 3 एरिया। तो आपका टारगेट और मेरा टारगेट क्या है? वो यही है कि हमने इन 56 में से एटलीस्ट बच्चा मरे से मरा भी हो ना, वो इन 56 मार्क्स में से 40 मार्क्स सिक्योर करने वाला हो। और हमने 40 मार्क्स जो है वो इन 56 मार्क्स में से सिक्योर करने ही करने हैं। आप इनमें से 40 मार्क्स सिक्योर कर लें, बाकी सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, लॉसेस, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, इनमें से आप 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, पेपर पास हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो मैंने प्लानर में भी इसी चीज़ को फोकस किया हुआ है कि हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक चैप्टर में से, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे सेल्स टैक्स के ऊपर, और सेल्स टैक्स के ऊपर तकरीबन हम गालिबन 10 के करीब लेक्चर्स जो हैं वो हम स्पेंड कर रहे होंगे। अगर आप वापस प्लानर पे आएँ तो सेल्स टैक्स हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से, और तकरीबन जाके हमारा 11 जुलाई को सेल्स टैक्स एंड हो रहा होगा। तो तकरीबन हम 11 डेज़ के करीब जो हैं सेल्स टैक्स पे लगाएंगे और पहले ही सेल्स टैक्स को हम कंप्लीट करके यहाँ रख देंगे ताकि आपको 30 नंबर जो हैं वो सिक्योर हो जाएं। तो आई कैन से डैट कि जब 11 जुलाई को मैं सिलेबस अपने एंड, 11 जुलाई को जो लेक्चर एंड होगा, 11 जुलाई को मैं कोई 35 से 40% सिलेबस हम वाइंड अप कर चुके होंगे इन अलॉन्ग विद पास्ट पेपर
चैप्टर अलॉन्ग विद थ्योरेटिकल क्वेश्चन अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल सब कुछ हम करके बैठे होंगे। तो ये आपके पास प्लानर जो है आप पता होना चाहिए कि भाई किस दिन कौन सा न्यूमेरिकल हो रहा है, कौन सा सवाल हो रहा है, टॉपिक कौन सा है, उसके पर्सपेक्टिव से हम इसको चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है भाई। पेपर पास करना चाहते हो, ये 3 एरिया ये आपको इस तरह याद होने चाहिए जिस तरह आपको अपना नाम और उसका नाम याद है। ना अपना नाम भूलते हो ना उसका नाम भूलते हो, सेम उसी वे में आपको ये चैप्टर भी नहीं भूलने चाहिए। सेल्स टैक्स, बिजनेस और ये ग्रेड ए, अगर ये 3 चीज़ें कर लेते हो आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और कंफर्म पास हो जाएगा। हर अटैम्प्ट में जब बच्चा फेल होता है उससे पूछता हूँ तो सेल्स टैक्स बिजनेस ही उनको नहीं आ रहा होता, इसी में सफ़र कर रहे होते हैं और इसकी वजह से ही क्या कर रहे होते हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो यही मैंने आपको क्या करना है, सिक्योर करवाना है। सेम अगर सेल्स टैक्स पे 11 डेज़ लगाए हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी मैंने तकरीबन 8 दिन लगाए हैं। तो इन 2 दिन के ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ताकि आपका पेपर जो है वो सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम मूव करें चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ये चैप्टर आपका रीड ओनली है। अच्छा, मैं आपको बताता रहूँगा किस चैप्टर को रीड ओनली है, किस चैप्टर को याद करना है, किस चैप्टर को क्रैम करना है एंड वो। अच्छा, मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर हर डे पे बताता जाऊंगा कि भाईजान ये है पेपर, इसमें इस चीज़ को क्रैम करना है, इस चीज़ को रिमेंबर रखना है, इस चीज़ को अपनी वर्डिंग में लिखना है। टैक्स के पेपर के बारे में ना एक बहुत ही मिथ फेमस कर दी गई है कि जी ये थ्योरेटिकल पेपर है, क्रैमिंग करके पास हो जाता है, क्रैमिंग करके पास हो जाता है। लास्ट अटैम्प्ट में सिर्फ 12 नंबर का सवाल जो है क्रैमिंग वाला आया था। अभी रिसेंट अटैम्प्ट गुजरी है, 12 नंबर का सवाल क्रैमिंग वाला आया था। उससे पहले भी क्रैमिंग जो है 10 नंबर की आई थी। तो इस पेपर में रट्टे वाली चीज़ें बहुत कम है। यू कैन से डैट 15% जो थियरी है वो रट्टे वाली जो है वो आ रही होती है, लेकिन बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो होते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वो हैं जहाँ पे आपने प्रॉपर रट्टा मार रहे हैं। मैं पूरे टेक्स्ट में आपको साबित कर सकता हूँ कि वो सिर्फ 10 नंबर के हैं, और जहाँ पे रट्टे वाला सिस्टम है भी वहाँ पे भी मैं आपको बुक में इस तरह एनेबल किया हुआ है कि आप क्रैमिंग वाली चीज़ को भी बड़े इजीली निमोनिक से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थ्योरी जो है वो इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है और एग्जामिनर कमेंट्स में डिस्कस कर रहा है कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी में बच्चा मार खा रहा है। बिकॉज अभी मैं एग्जामिनर कमेंट डिस्कस नहीं करने वाला, वो मैं डिस्कस करूंगा जब रेलिवेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में कह रहा है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है दैट इज प्रॉब्लमेटिक थ्योरी और इसमें मार पड़ रही है। तो एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट को याद करना इंपॉर्टेंट है और उसको अप्लाई करना है। क्रैमिंग नहीं है इस पेपर में। जहाँ पे जो चीज़ क्रैम वाली होगी मैं बता दूंगा, जहाँ पे जो चीज़ रीड ओनली वाली होगी मैं वो भी बता दूंगा। आपने बस अपनी बुक के ऊपर लिख से जाना कि यार ये चीज़ क्रैम वाली, ये चीज़ रीड ओनली वाली है। रीड ओनली का मतलब है इसको आज पढ़ लो, आइंदा इसमें से आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, और ये चीज़ कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको सीखना है। तो मैं हर चीज़ जो है आपको बताता जाऊँगा ताकि आप उसको अपनी बुक पे हाईलाइट करते जाएं। जब भी आप उसको पढ़ने बैठेंगे, किताब पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है व्हाट इज़ टैक्सेशन। टैक्सेशन किसे कहते हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी, जब एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है उसकी पैदाइश से लेके जब एक बंदा पाकिस्तान में मरता है, मतलब एज ऑफ नाउ एक बंदा इस वक्त के पाकिस्तान में पैदा हुआ है और एज ऑफ नाउ इस वक्त के बंदा पाकिस्तान में फोत हुआ है, पैदाइश से लेके वफात तक पाकिस्तानी जो है टैक्स तो लाजमी पे करता है। मतलब एक बच्चा जिसका फीडर बाय होगा उसके फीडर से लेके एक बंदा जो आज फोत होगा उसके कफन तक जो है हमने टैक्स तो पे करना है। तो टैक्स होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्यों टैक्स लिया जाता है, टैक्सेशन क्या होती है, इसको हमने देखना है। तो बेसिकली टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हुकूमत, जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट होती है, वो क्या कर रही है, थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडीज, पार्लियामेंट के ज़रिए, कानून साज इदारों के ज़रिए क्या कर रही है, लोगों से अमाउंट कलेक्ट कर रही है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को चला सके, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके और हुकूमत चला सके। इस अमल को हम क्या कह रहे होते हैं? टैक्स कह रहे होते हैं। बिकॉज स्टेट का काम जो है वो कारोबार करना नहीं होता और स्टेट जो है वो कारोबार नहीं कर रही। स्टेट का काम क्या होता है? वेलफेयर करना, मुल्क को मैनेज करना, मुल्क चलाना होता है।
स्टेट हमेशा यही कहती है कि जी प्राइवेट लोग आएँ, कारोबार करें, आप लोग कारोबार करें, आप लोग प्रॉफिट कमाएं, हमें बस टैक्स देते जाएं, हम क्या करेंगे उस टैक्स से ही अपना आपका मुल्क जो है वो चला देंगे। हम आपको रोड्स बना के देंगे, हम आपको सड़कें बना के देंगे, हम आपको पार्क्स बना के देंगे, हम आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देंगे, स्कूल्स देंगे, कॉलेजेस देंगे, दूर देहातों में स्कूल्स वगैरह डेवलप करके देंगे, रोड नेटवर्किंग बना के देंगे, बिजली का निज़ाम सही करके देंगे, लॉ एंड ऑर्डर देंगे, आपके लिए पुलिस रखेंगे जो आपके जानो माल की प्रोटेक्शन के लिए होगी, आपको सरहदों की हिफाजत के लिए जो है फ़ौज होगी। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे रन कर रही होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लोगों की मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को सहूलत देने के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमने रन की होती है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं आपको गाइड करें, तो एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो उनकी तनख्वाहें हैं, उनको चलाने के लिए, उनको अपडेट रखने के लिए चाहिए पैसा। पैसा गवर्नमेंट कहाँ से ले रही होती है, आपसे ले रही होती है, थ्रू टैक्सेस ले रही होती है। तो ये टैक्स है। और टैक्स रिमेंबर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा थ्रू लॉ मेकिंग बॉडी लेती है, कानून है। इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट कहती है भाई अपनी इनकम पर टैक्स निकालो, तो कानून है, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उस कानून के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है, उसी में अमेंडमेंट करती है, उसी में हर चीज़ चेंज करती है, हर साल पास करती है, बजट ऑर्डिनेंस को चेंज करती है, पार्लियामेंट की हेल्प लेती है, पार्लियामेंट पास करता है। तो थ्रू देयर लॉ मेकिंग बॉडी वो क्या करते हैं, टैक्स लगा रहे होते हैं। आपके सेल परचेज पर टैक्स लगाना है, सेल्स टैक्स एक्ट है जिसके मुताबिक लगा रहे हैं। आपके इंपोर्ट्स पे लगाना है, कस्टम ड्यूटी है। मैन्युफैक्चरिंग पे लगाना है, एफईडी है। सॉरी। तो रेलेवेंट लॉ के तहत क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर रही होती है। अब टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, पहले हमारे पास 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं कि ये बुनियादी मकासद हैं। गवर्नमेंट इसलिए टैक्स कैलकुलेट कर रही है क्या, कि भाई जब पैसा चाहिए, पैसा आएगा, मुल्क चलेगा, तनख्वाहें देंगे, सैलरीज देंगे, गाड़ियाँ लेंगे, इनके लिए हर चीज़ आएगी। तो मुल्क चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। फिर अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए टैक्स लगाया जाता है, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए कि हम अमीर से लेकर गरीब को देंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही होती है। तो टैक्स का प्राइमरी मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या है, बेसिकली टैक्सेस आर रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स। कि गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ये पैसा जो है वो कमा के दे रहे होते हैं। तो टैक्सेस हमारे क्या होते हैं, ये रेवेन्यू यील्डिंग टूल है कि भाई टैक्स लगाएंगे, वो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम पैसा ले रहे होंगे। सवाल है क्या पैसे के अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव है टैक्स का? द आंसर इज यस। इस चैप्टर का पहला फेमस क्वेश्चन, इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही सवाल है जो फ्रिक्वेंटली टेस्ट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट जो हुआ है वो ये वाला है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, सिर्फ 3 सवाल हैं, वो 3 सवाल ही याद कर लो, चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं ये वीआईपी सवाल है। वो क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टैक्स का बुनियादी मकसद जो है वो तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लेकिन रेवेन्यू के अलावा भी कुछ मकासद अचीव गवर्नमेंट करती है। वो मकासद क्या है उसको हमने देखना है। अब ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने क्या करना है, अब अभी यहाँ पढ़ें बुक से, इसको बाद में रीड आउट करें, अपनी वर्डिंग में यही बातें लिखाएं, आपका क्या होगा, मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 10 नंबर का सवाल भी आता है, 5 का भी आया, 4 का भी आया, 3 का भी आया हुआ है, 6 मार्क्स का सवाल भी ये उसने पूछा हुआ है। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये जो वीक इंटरप्राइजेज हैं, जो वीक इदारे होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल करती है। कैसे? एक इंडस्ट्री लगी है, गवर्नमेंट को पता है जी, गवर्नमेंट ने क्या, कोई बंदा कारोबार करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, टैक्स पे करेगा। एक इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, गवर्नमेंट कहती है यार तुम स्ट्रगल करो, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम टैक्स पे नहीं कर सकते, एक काम करो, हम तुम्हारा टैक्स 5 साल के लिए माफ़ कर देते, तो हमें टैक्स पे ही ना करो। यहाँ पे टैक्स माफ़ किया, क्यों कि टैक्स एक कॉस्ट है, तुम हमें टैक्स पे नहीं करोगे, तुम्हारा बचत होगी, तुम्हारा बेनिफिट होगा, तुम चल सकते हो। गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे देती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स दे देती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही होती है। तो यहाँ टैक्स को ही गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वीक इदारों को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा लोकल इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल कर रही होती है, जहाँ पे वो हाई कस्टम लगा के बैठी होती है। आप जितने मर्जी बड़े मुहिब्बुल वतन हो, आपके पास आज जेब में 20 लाख रुपया हो और मुल्क में कोई ट्रेड का बैन ना हो, और आप मार्केट में जाएं और ऑप्शन आए जी पाकिस्तानी गाड़ी बाय करनी चाहिए कि जापानी गाड़ी बाय करनी चाहिए, आप लोग भाग के जाएंगे जापानी गाड़ी बाय करेंगे।
आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बाय नहीं करेंगे। आप अगर आपकी जेब में 1000 रुपया हो और गवर्नमेंट नाम की चीज़ ना हो, आप मार्केट में एंटर हो, एक लिखा हो पाकिस्तानी हेड एंड शोल्डर है, एक लिखा हो यूके का हेड एंड शोल्डर है, पूरी आवाम जो है कौन सा बाय करेगी? यूके का हेड एंड शोल्डर जो है बाय करेगी, मेड इन पाकिस्तान बाय नहीं करेंगे। अब वो कहते हैं भाई ये आवाम का तो कीड़ा है कि इनको इम्पोर्टेड चीज़ें पसंद है, बेशक वो घटिया ही क्यों ना हो, एक्सपायरी क्यों ना हो, इन्होंने इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वही पसंद करनी होती हैं। अगर ये गवर्नमेंट यहाँ पे ना एक्ट करे, ना इनको रोके, तो लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, प्लांट लगे हैं, कंपनीज चल रही हैं, बंद हो जाएंगी, इनकी सेल्स नहीं होंगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी, पैसा डूब जाएगा, लोग बेघर हो जाएंगे। तो इन लोकल इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट्स के ऊपर हाई टैक्स कर देती है कि इंपोर्ट इतनी महंगी कर देती है कि लोकल जो है वो सस्ता पड़ता है लोगों को, तो लोकल लोग जाके उसको मजीद बाय करते हैं, लोकल इंडस्ट्री चलती है और उसको बूम भी मिलता है और लोगों को मजीद रोज़गार जो है फराहम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, लेकिन मकसद क्या अचीव कर रही है? लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए। फिर जो अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स होते हैं, जैसे हुकूमत हर साल कहती है जी हम लोग चाहते हैं सिगरेट में तंबाकू का खात्मा हो, पान का, छालिए का, गुटखे का खात्मा हो, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? इतना हाई टैक्स कर देते हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर हो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हम खाना छोड़ देंगे, गोल्ड लीफ नहीं छोड़ेंगे। गोल्ड लीफ जो है वो क्या होता है? लोगों के लिए रिस्क होता है। अफ्तारी पे पानी बाद में पीते हैं, सुट्टा पहले मार रहे होते हैं। लेकिन इन इदारों को, इन सेक्टर्स को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनके ऊपर हाई टैक्सेशन कर रही होती है ताकि ये लोगों की पहुंच से बाहर हों। यहाँ टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए टैक्स का इस्तेमाल होता है। हमारे मुल्क की जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है, वो हमारे मुल्क के टोटल इकोनॉमी से बहुत बड़ा है। हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो बहुत कम है। जो कैश बेस्ड बिजनेस है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। आपके ख्याल से जो आपके गली मोहल्ले में एक बंदा सब्जी बेच रहा है या एक बंदा जो छोटी सी दुकान पे बैठा है, वो पैसे कमा रहा है, भाई वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। एक ये जो हॉकर है, ये भी महीने का 50-60 हज़ार कमा रहा है। एक मोची इतने पैसे कमा रहा है, एक नाई इतने पैसे कमा रहा है, छोटे मोटे दुकानदार इतने पैसे कमा रहे हैं। कभी आप लाहौर में अकबरी मार्केट में जाकर देखें, एक फट्टे जितनी दुकान है, जितना मेरा टेबल है, इतनी इतनी दुकान है, उनकी रोज़ की सेल 20-20, 30-30 लाख रुपए की हैं। कभी जाएँ इचरे मार्केट में, कभी जाएँ शालम मार्केट में लाहौर की, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। वहाँ पे छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए हैं, उनकी लाखों रुपए की सेल्स होती हैं, कैश बेस्ड सेल्स कर रहे होते हैं। कैश में आया, कैश में खर्चा किया, हुकूमत को लगता ही नहीं पता भाई कितना कमाया, कितना खर्च किया, टैक्स नहीं दे पाते। तो उनको टैक्स में लाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? कहती है ठीक है तुम कैश बेस्ड काम करोगे, हम टैक्स लगाएंगे। तुम अगर नहीं टैक्स पे कर रहे, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदना बैन कर देंगे, प्रॉपर्टी बेचना बैन कर देंगे, ताकि लोग आएँ, लोग रिटर्न फाइल करें, अपने एसेट्स के बारे में बताएं, अपनी इनकम के बारे में बताएं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी, हमें पता हो भाई इतने पैसे हमारी इकॉनमी में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है। जैसे अभी गवर्नमेंट टैक्स लगाया हुआ है कि जो बंदा नॉन फाइलर है, जिसका नाम एटीएल में नहीं आता, वो बैंक से अमाउंट विड्रॉ करेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो किसके लिए है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए। एक बंदा एटीएल में इसका नाम आ रहा है, वो अमाउंट विड्रॉ करेगा, उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन टैक्स। लेकिन जो बंदा नॉन फाइलर है वो विड्रॉ करेगा, उसको ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी जो है वो अचीव करना चाहती है। इसके अलावा नेशनल टैक्स को गवर्नमेंट सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रही होती है। आपके ख्याल से ये जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होता है, पैसे कहाँ से आते हैं भाई? टैक्स के पैसे होते हैं। ये जो आपको लंगर खाने खोल के दिए जाते हैं, पैसे कहाँ से होते हैं? टैक्स के पैसे होते हैं, हमारे पैसे हम पे लगा रहे होते हैं। ये जो हमारे लिए ये हेल्थ कार्ड वगैरह हैं, हमारे पैसे की हमारे ऊपर लगा रहे होते हैं। तो समाजी तरक्की के लिए अंडर डेवलप एरिया को, जो सेक्टर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट जोन्स क्रिएट करती है, गवर्नमेंट नेटवर्क्स बनाती है, गवर्नमेंट रोड मैप देती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे, इंडस्ट्री के ऊपर कुछ आईटी पे सेक्टर पे टैक्स एग्जाम्प्ट करती है, माफ़ करती है, कम करती है, ताकि क्या कर सकें, यहाँ पे जाके हम उसको तरक्की कर सकें। उसके अलावा जब गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्री से ट्रेड कर रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? टैक्स के ऊपर बार्गेन करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट करती है कि जी हमने लाहौर से लेकर साहिवाल तक मोटरवे बनाना है, पैसे तो है नहीं इनके पास, क्या करेंगे? कहेंगे यार चाइना वालों को लेके आते हैं, आप आ जाएं जी, आप रोड बना दें, मोटरवे बना दें, 5 साल तक इस मोटरवे का जितना भी टोल टैक्स होगा आप ले लीजिएगा और हम आपसे इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। आप आ जाए हमारे मुल्क में डैम बना दें, डैम के इतने साल की बिजली के पैसे आप ले लीजिएगा, आपको प्रॉफिट होगा आपकी कंपनी का, आप हमें टैक्स ना दीजिएगा। यहाँ सी पैक का रूट है, सड़क बना दें, आप ट्रक पकड़ें गवादर से, लगाएं रोड के ऊपर, वो ले जाएँ अपने खुंजराब के ऊपर,
तो आप हम पे ₹1 पर केजी टैक्स पे कर दीजिएगा। तो आप ट्रेड कर रहे हैं, आप निगोशिएट कर रहे हैं, वहाँ पे आप टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जाते हैं किसी कंट्री में, इनवाइट करते हैं जी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी मार्केट में आने दें, अपनी प्रोडक्ट्स को हमारी मार्केट में आने दें। अगर आपके लोग आके हमारे मुल्क में प्रोडक्ट बेचेंगे, आपके लोग आके हमारे मुल्क में कंपनी सेट करेंगे, हम एक डील कर लेते हैं। हमारे मुल्क में अगर टैक्स का रेट फॉर एग्जाम्पल 10% है, हम आपसे 2% चार्ज करेंगे, बदले में हमें भी आके क्या करने दें, अपने मुल्क में प्रोडक्ट्स बेचने दें। तो यहाँ पे टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं निगोशिएट करने के लिए, टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं बारगेन करने के लिए। तो ये भी एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट जो है टैक्सेस वगैरह इस्तेमाल कर रही होती है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होते हैं कि जब इन्फ्लेशन होती है, अब फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अभी देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो रिलीफ दे, और वो कहती है जी हम जीएसटी जो है वो कम कर देते हैं। अगर अभी जीएसटी 18% है, मतलब एक बंदा 100 रुपये की चीज़ लेगा, उसको 18 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इसको उठा के 10% ले जाए, तो एक बंदा 100 की चीज़ लेकर उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 10 रुपये करना पड़ेगा। तो थोड़ी महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस का इस्तेमाल कर रही होती है। जब गवर्नमेंट को लग रहा है पता मुल्क के हालात मुश्किल हो रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा, वो इंडस्ट्रीज के पास आते हैं कि यार तुम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है थोड़ी सस्ती कर दो, तुम चीज़ें महंगी कर दो, हम तुम्हारा थोड़ा टैक्स माफ़ कर देते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह का इस्तेमाल कर रही होती हैं। जब डिप्रेशन में इकॉनमी होती है, गवर्नमेंट चाहती है स्पेंडिंग बढ़े, आवाम की, लोग लगाएं पैसा, इकॉनमी में पैसा सर्कुलेट करे, टैक्स हाई कर देती है। जैसे 2022 में जब हमारा मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने के चक्करों में था, गवर्नमेंट ने हर चीज़ महंगी कर दी, पेट्रोल 300 प्लस ले गए, ये भी कर दिया वो भी कर दिया, तब भी लोगों ने आए, लोगों ने पैसा लगाया, इकॉनमी सर्कुलेट हुआ, तो हम डिप्रेशन से निकल के टुवर्ड्स रिकवरी की तरफ चल पड़े। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है इन्फ्लेशन को और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। फिर माशरे में जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, एक अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो है गरीब के पास खाने के पैसे भी नहीं है। तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए हमने क्या करना होता है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है कि अमीर लोगों ने टैक्स लेती है और हाई रेट के ऊपर टैक्स लेती है, उनसे टैक्स लेके गरीबों की वेलफेयर के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, उनके हॉस्पिटल्स के लिए लगा रही होती है, उनके रोड्स के लिए, उनके पार्क्स के लिए जो है वो क्या कर रही होती है, लगा रही होती है। गरीबों से टैक्स लेती ही नहीं है, या लेती है तो बहुत कम रेट पे लेती है। तो माशरे से इस तकसीम को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ये लगा रही होती है। फिर साइंस को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इस्तेमाल कर रही होती है, साइंस फेयर लगाती है, लोगों को कहती है कि आप आएँ साइंस में रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, हम आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउ कर देंगे, आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हम आपको एक्सपेंस अलाउ करेंगे। जो आपकी लोकल फोर्सेस होती हैं, पुलिस वगैरह हो गई और वो वाली फोर्स हो गई, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। 2024 है और 2024 में अगर हमने अपनी पुलिस को तलवारें दी हों और वो आपकी रखवाली पे खड़ी हों, घोड़े के ऊपर चल रही हों, गश्त कर रही हों, सामने डाकू हो जो उसके पास AK-47 हो, ये तलवार के ऊपर हों, क्या प्रोटेक्शन होगी। आप जो इस तरह के लोग हैं उनके पास अगर ऑटोमेटेड वेपन्स हों और हमारी पुलिस के पास वही रिवॉल्वर्स हों जो घुमाएं और चले ना, तो क्या होगा। तो इनको इनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए इनकी क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट टैक्सेस इस्तेमाल कर रही होती है। इनको अपग्रेड करने के लिए, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पैसा लगा रही है, टैक्स से ही पैसा आ रहा होता है और वो इसमें इस्तेमाल कर रही है। कैमरा और हर चीज़ जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, मोनोपलीज क्रिएट हो जाती हैं। एक बंदा आया है, कारोबार करके बैठ गया है, किसी नए एंट्रेंस को आने नहीं दे रहा, लोग सफ़र कर रहे हैं, उसको इस तरह के सेक्टर्स को निगेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस का इस्तेमाल करती है। करिए कि बंदा काम करो, उस पर इतना हाई टैक्स कर देती है और जो न्यू एंट्रेंट्स होती हैं उनको टैक्स एग्जम्पशन दे देती है कि यार आप आएँ, आप इस बिज़नेस में आएँ, इस बिज़नेस में कारोबार करें। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट टैक्स को ही इस्तेमाल कर रही है। तो ये सारे आपके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव से कि जहाँ पे इस्तेमाल तो टैक्स ही हो रहा है लेकिन उसका मकसद पैसा कलेक्ट करना नहीं था, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें इसने लेकर चलनी होती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो इस चैप्टर में कोई गालिबन 5 या 6 दफ़ा जो है एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। टैक्सेस एज नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। इज़ दैट क्लियर?
आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो तकरीबन इंटर रिलेटेड ही है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव से, वो है टैक्सेस एज अ मीन्स फॉर डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, कि हम टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए। ये कौन कौन से कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसको देखना है, तो ये भी रीड ओनली है। आप इसको पढ़ें, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखें, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सेकंड मोस्ट टेस्टेड क्वेश्चन है कि टैक्स और तरक्की, टैक्स एंड डेवलपमेंट, किस तरह गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है और मुल्क में तरक्की या डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर रही होती है, वो हमने यहाँ पर देखना है। देखें, हमारी आबादी 24 करोड़ की आबादी है, वो खुंजरात से लेकर ग्वादर तक है। इसमें कुछ शहर जो हैं डेवलप हैं, मेजोरिटी जो है एरियाज़ अभी अंडर डेवलप्ड हैं, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। अब उसके दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो गवर्नमेंट खुद आए, खुद पैसे लगाए, खुद हर एरिया को डेवलप करे, या सेकंड इसमें पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ना ट्रेड फ्री जोन्स बना देती है। गवर्नमेंट को पता है यार मैंने एक एरिया डेवलप करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्वादर की बात करते हैं, गवर्नमेंट को पता है मैंने डेवलप करना है, ट्रेड फ्री जोन है, इसको डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ट्रेड फ्री जोन बना देती है, उसको इकोनॉमिक जोन बना देती है, उसको टैक्स फ्री जोन बना देती है। अवाम करती है, अगर कोई बिजनेसमैन है कारोबार करना चाहता है तो आए, ये जगह है यहाँ पे आए, ये हम जगह डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आए, अपना फैक्ट्री लगाए, 5 साल तक 10 साल तक हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, हम उसका टैक्स आधा लेंगे, हम उसका बिजली का बिल जो है वो हम क्या करेंगे, हम उसको सस्ता दे देंगे। तो उसको इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि यार तुम आओ, ये हमने एक डेवलप कर दिया एरिया, डिक्लेयर कर दिया, यहाँ फैक्ट्री लगाओ। जब एक बिजनेसमैन आएगा उस अंडर डेवलप एरिया में, जब अपने फैक्ट्री लगाएगा ना, तो एक कारखाना जो है वो 10,000 घरानों को जो है वो कारोबार सप्लाई करेगा। क्यों? जब एक बिल्कुल बियाबान में एक अंडर डेवलप एरिया में फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ पे अब रोज़गार बढ़ेंगे, लोग काम करने के लिए आएंगे, उसके सराउंडिंग में सड़कें बनेंगी। जब वहाँ मज़दूर काम करने के लिए आए हैं तो वहाँ पे उन मज़दूरों को खाने के लिए, पिलाने के लिए कोई एक रेस्टोरेंट खुलेगा, फिर 2 रेस्टोरेंट खुलेंगे, फिर छोटी मोटी मार्केट बनेगी। फिर जब मज़दूर कुछ बाहर से काम करने के लिए आए होंगे वहाँ पे, वो उनके लिए एक आधा रूम बनेगा, कुछ घर वगैरह बनेंगे, उनकी फैमिलीज़ जो है सेटल होना शुरू होंगी। देखते ही देखते जब फैमिली सेटल होंगे तो बच्चों की तालीम के लिए एक आधा स्कूल बनेगा, छोटी मोटी डिस्पेंसरी बनेगी। तो देखते देखते विद इन फ्यू ईयर्स क्या हो जाएगा, वो एरिया वो डेवलप हो जाएगा। लाहौर आज आपको लग रहा है यूं लाहौर नहीं बना, टाइम लगा है, 150-200 साल लगे हैं डेवलप होने में। कराची एवं नहीं, इस्लामा एवं नहीं है, डेवलपमेंट हुई है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ टाइम क्या होता है, फिर वो एरिया डेवलप होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्रेड जोन्स बनाती है, जैसे काजी आजम इंडस्ट्रियल जोन है, सुंदर इंडस्ट्रियल जोन है, विहाड़ी का इंडस्ट्रियल जोन है, गुजरांवाला का इन्होंने बिजनेस ट्रेड बनाया हुआ है, ग्वादर का है, सियालकोट का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है कि भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कारोबार करो, यहाँ बिल्डिंग लगाओ, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हम तुम्हें टैक्स माफ़ कर देंगे, 5 साल के लिए तुम्हारा टैक्स माफ़ है, कोई टैक्स नहीं तुमसे लेंगे। तुम्हारा बिजली का अगर पूरे मुल्क में यूनिट 50 रुपये का, तुम यहाँ फैक्ट्री लगाओ, तुम्हें हम बिजली 30 रुपये की देंगे, रोड्स बना कर देंगे, यहाँ पे बैठ के यहाँ से एक्सपोर्ट करो, टैक्स माफ़ है, इंपोर्ट करो, हाफ पे इंपोर्ट करा देंगे। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, किसे इनवाइट कर रही है, बिजनेसमैन को, कि भाई तुम आओ, तुम यहाँ पे लगाओ, अपना पैसा लगाओ, जब वो पैसा लगाएगा तो पूरा वो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो टैक्स इस्तेमाल की है, लेकिन डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव जो हैं गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, अचीव किए हैं। उसके अलावा अमीर लोगों से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है एट अ हायर रेट, और जो गरीब लोग हैं उनसे गवर्नमेंट टैक्स यहाँ तो लेती ही नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही कम रेट के ऊपर जो है वो टैक्स ले रही होती है। अगर देखा जाए, एक हमने स्लैब दिया हुआ है कि जिसकी इनकम 6 लाख रुपए तक है उससे तो गवर्नमेंट टैक्स लेती ही नहीं है। जिसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है उस पर गवर्नमेंट रेलेवेंट स्लैब्स के मुताबिक क्या ले रही होती है, टैक्स ले रही होती है। तो टैक्सेस गवर्नमेंट अमीरों से लेती है ज़्यादा, जो गरीब लोग हैं उनसे गवर्नमेंट टैक्स जो है वो क्या ले रही होती है, कम ले रही होती है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट किसको इस्तेमाल कर रही है, टैक्स को ही इस्तेमाल जो है वो कर रही होती है। उसके अलावा जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम्स होती हैं, उनके ऊपर हाई कस्टम ड्यूटी लगा देती है ताकि लोग इंपोर्ट्स कम से कम करें, या इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा महंगी हो जाए उसके अल्टरनेटिव लोकल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होना शुरू हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 2022 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स के ऊपर बैन वगैरह किया था तो बड़ी तनकीद हुई थी गवर्नमेंट पे, जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, बट उसका फ़ायदा आपकी कंट्री को बड़ा हुआ है। आपकी 2022 से पहले कंट्री की प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान की पैकेजिंग क्वालिटी एक सब स्टैंडर्ड थी।
जब उनको लगा पता कि कंपनियों का इंपोर्ट्स बैन हो रही हैं, लोगों ने हमारी ही गुड्स कंज्यूम करनी है, इनकी क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो गई है, गुड्स की क्वालिटी बेहतर हुई, इनकी पैकेजिंग बेहतर हुई है, इनकी मार्केटिंग पब्लिसिटी, इनकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो अच्छी चलना शुरू हो गई। तो वहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट बैन की है, इंपोर्ट पे हाई टैक्स किया है, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो गई। उसके अलावा गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर करना। देखिए गवर्नमेंट कहती है अवाम भी है, अवाम भी तमाम वेलफेयर के जो मामलात हैं उनमें अपना हाथ जो है वो बटाए। अब उस पर कहती है आप आएँ, आप डोनेशंस करें, आप चैरिटी करें। जब आप डोनेशंस करेंगे, जब आप चैरिटी करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको टैक्स क्रेडिट्स दे रही होंगी। क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर हमारा पूरा आता है, पूरा चैप्टर है एक दिन का जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे, और गालिबन वो हम डिस्कस कर रहे होंगे 22 जुलाई को कि टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली टैक्स क्रेडिट्स क्या होता है कि टैक्स में छूट मिलती है कि आप चैरिटी करेंगे, आप डोनेशन करेंगे, वेलफेयर एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेट बनेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, ये डोनेशन वगैरह में चैरिटी मिल रही होगी। फिर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही होती है, सब्सिडीज़ दे रही होती है, सस्ती खाद, सस्ता बीज, सस्ता ट्रैक्टर, सस्ते लोन दे रही होती है ताकि ज़राअत में हम मज़ीद तरक्की करें। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है ताकि मज़ीद वो तलीम जो हैं वो करें। NGOs को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को जो गवर्नमेंट जो है टैक्स माफ़ कर देती है ताकि अपने वो वेलफेयर के काम जो है मज़ीद करते रहें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या इस्तेमाल कर रही है, टैक्स को ही इस्तेमाल कर रही है, बट बेसिकली क्या अचीव कर रही है वो डेवलपमेंटल पर्पस जो हैं वो अचीव कर रही होती है। तो ये दो सवाल हैं, एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और एक यूजेस ऑफ टैक्स एज आ क्या कहते हैं डेवलपमेंटल पर्पस। ये इस चैप्टर के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से आते हैं। ये दोनों क्लियर हैं। अब इसमें से क्रैमिंग वाली कोई चीज़ नहीं है, रट्टा इसमें से कुछ नहीं मारना, ये सारी जनरल नॉलेज की डिस्कशन है। आप यही चीज़ें जाके अपनी वर्डिंग में लिखाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज कि जो हम टैक्स लॉज बनाते हैं वो किन बुनियादों के ऊपर खड़े होते हैं। यहाँ पे बात होती है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की, और ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हम यहाँ भी पढ़ेंगे और एथिक्स वाले चैप्टर में भी जाके पढ़ेंगे कि जब भी जो टैक्स लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो कानून साज इदारे होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने जब टैक्स वगैरह जो लगाना होता है तो ये कुछ कैनन्स हैं, ये कुछ असूल हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये क्या करते हैं, ये सेट कर रहे होते हैं। अब वो हमारे पास 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक कैनन ऑफ कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट है, एक कैनन ऑफ सर्टेनिटी है, एक कैनन ऑफ इक्वलिटी है, एक कैनन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन है। ये 4 कैनन्स हैं जो बेसिक कैनन्स में आ रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल कैनन्स भी हैं जो हम एथिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब एडम स्मिथ भाई साहब ने, जिनकी एक बड़ी अलमशहूर व मरूफ किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें ये कैनन्स वगैरह गिवन किए थे कि जब भी आपने अपने कवानीन बनाने हैं ना, तो वो इनके ऊपर बेस होने चाहिए। सबसे पहला है कि इक्वलिटी, कि टैक्स आपने सबसे लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है। शरीफ, हाफिज, खान, सबको रगड़ना है। टैक्स आपने अवाम से भी लेना है, इन लोगों से भी लेना है। लो टैक्स आपने हमेशा परसेंटेज में लगाना है इनकम्स के ऊपर, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लें, जिसकी जितनी कम इनकम है उससे आपने उतना टैक्स जो है वो कम लेना है। दूसरा, टैक्सेस जो हैं जब आवाम पे करने आए तो पेमेंट का मेथड जो है, मोड जो है वो आसान होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। ये ना हो कि आप टैक्स की लंबी लाइनों में लग के धूप में खड़े होकर पे कर रहे हैं, ये नहीं हो। एक कन्वीनियंट मोड हो, सफिशेंट टाइम मिले उनको कि वो पे कर सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है वो इजी पैसा से, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से पे हो रही है, टाइम मिल रहा होता है, ये इसमें होना चाहिए। उसके अलावा सर्टेन होना चाहिए टैक्स लाइबिलिटीज़। गवर्नमेंट के टैक्स पे कर दो आपने कितना, वो कि जितना मर्जी पे कर दो, लोग पे करेंगे नहीं। अभी टोल टैक्सेस वगैरह जो हैं गवर्नमेंट ने फ़िक्स किए हुए हैं, अगर ये फ़िक्स ना हो, एक गाड़ी लाहौर से निकले इस्लामाबाद पहुँचे, वो उसका दोस्त निकले क्या टैक्स माफ़ है तू दे ही ना, एक दुश्मन निकले उसे कह दो तू 10,000 टैक्स दे दे, किसी से 500 ले रहे हैं, किसी से 100 ले रहे हैं, किसी से 150 ले रहे हैं, अगर लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं है लोग टैक्स नहीं पे करेंगे।
जब आप एक बंदे से टैक्स ले रहे हैं, उसको पता हो कि भाई ये लाइबिलिटी है, इतना मैंने पे करना है, ये इस तरह से कैलकुलेट की गई है, उसके ये सारा कुछ वो क्लियर होना चाहिए। उसकी अमाउंट जो है वो क्या होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए। अगर वो अमाउंट सर्टन है तो रिमेंबर लोग टैक्स पे करेंगे। और सेकंड और आखिरी जो है डैट इज़ इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, के टैक्सेस जो है ना वो इकोनॉमिकल होने चाहिए। ये जो इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन है ये हमने दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है, टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से भी हमने देखना है और हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। टैक्स पेयर का पर्सपेक्टिव, जिससे टैक्स ले रहे हैं, जब हम उससे टैक्स कलेक्ट करें वो टैक्स उसको इतने महंगे नहीं पड़ने चाहिए कि भाई हम भाड़ में जाओ, मैं कारोबार ही नहीं करता। एक बंदा लाख रुपया कमाए और आप उससे 50,000 टैक्स लेते कि भाई मैं भीख मांग लूँगा, मैंने कारोबार ही नहीं करना, तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, उसके लिए बड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो ये क्या होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए। नंबर टू, जो टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं 1,000 रुपये का और ख़र्चा उनका होता है 1,200 का। भाई ये क्या किया हमने, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ने, ये नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए सिस्टम के लिए भी और बिजनेसमैन्स के लिए भी, कि उनको ये डिस्करेज ना करता हो। तो ये चार हमारे पास हैं कैनन्स जिसके ऊपर कोई भी सिस्टम हमारा बेस कर रहा होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद ये बड़ा सवाल है, पास्ट पेपर में एक दफ़ा आया है कि जब हम टैक्स लेवी करते हैं वो किन प्रिंसिपल्स के तहत होता है। जब हम टैक्स लेवी करते हैं वो किन असूलों के तहत होता है, किन प्रिंसिपल्स। लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना, लागू करना, चार्ज करना। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स जिसके मुताबिक हम टैक्स लेवी कर रहे होते हैं। पहला है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि भाई जिसके जितनी औकात है ना उससे उतना ही टैक्स लो। एक बंदा जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उससे टैक्स लो, ज़्यादा लो और हायर रेट के ऊपर लो। एक बंदा जो टैक्स नहीं पे कर सकता, जिसकी औकात कम है, उससे टैक्स कम लो। अब गवर्नमेंट कहती है जी मैंने 25,000 रुपया टैक्स लेना है, फिक्स कहती है। एक बंदा है उसकी इनकम जो है वो है 2,500 रुपया, एक बंदा है उसकी इनकम है 25,000 रुपया, एक बंदा है उसकी इनकम है 2.5 लाख रुपया, एक बंदा है जिसकी इनकम है 25 लाख रुपया। ये 25,000 रुपया किसको सबसे ज़्यादा सूट करेगा? अगर इससे लेंगे ना 25,000 रुपया, ये तो समझे क्या करेगा। अगर इससे लेंगे ठीक है भाई पागलो, इतने कमा लो, इतने तुम्हें दूँ, मैं क्या करूँगा, भीख मांगूंगा। इवन 25,000 रुपया इससे भी लेंगे, कहेगा यार खुदा का वास्ता है यार क्या कर रहे हो। अगर इससे लेंगे 25,000 रुपया, इससे भी ज़्यादा है, क्यों, इसकी इनकम ज़्यादा है, टैक्स कम है। तो रिमेंबर जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है वो आपकी इनकम के प्रोपोर्शन के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, आपकी इनकम कम है तो उसके प्रोपोर्शन में टैक्स जो है वो कम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो इनकम टैक्स है, कि इनकम टैक्सेस जितने भी हमारे मुल्क में लगे हुए हैं वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के मुताबिक चार्ज होते हैं। उसके बाद है द बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल है कि भाईजान जितना फ़ायदा हासिल होगा जिसको, वो उसी परसेंटेज में क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ। दो लोग हैं, बिजनेस करते हैं। एक है ये इंडिविजुअल, इसका नाम है कांगड़ी पहलवान, और एक है मोटा सेठ। ये है जी हमारे पास मोटा सेठ, इसकी 3 बाजुएं और इसकी एक टांग नकली है, ठीक है। इसने बना ली अपनी कंपनी और एक कांगड़ी पहलवान ने ना अपनी छोटी सी दुकान खोल ली है। मुझे बताएं, हुकूमत से डायरेक्टली ज़्यादा बेनिफिट कौन लेगा, कंपनी लेगी कि छोटा दुकानदार लेगा? छोटे दुकानदार को तो कुछ नहीं मिलना,
उसके घर चोरी हो जाए, कहना तुम्हारी गलती है, तुमने लॉक नहीं लगाए। मीटर कट जाए, तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं पे किया। इसको सपोर्ट नहीं मिलती, इसको बड़ी कम सपोर्ट मिलती है। कंपनी के तो गवर्नमेंट जो है क्या उठाएगी, लार उठाएगी। भाई कंपनी को चीज़ें इंपोर्ट करके देगी, कंपनी के लिए रोड्स बना के देगी, उनको लोन अरेंज करके देगी, उसके लिए बिजली की ट्रांसमिशन करके देगी, उसके लिए चीज़ें जो है इंपोर्ट करके जो है वो दे रही होगी। तो कंपनी के तो प्रॉपरली वो क्या कर रही होगी, ला उठा रही होगी। तो अब वो कहते हैं कि जो बंदा जिस प्रपोर्शन में हुकूमत से बेनिफिट लेगा ना, हुकूमत भी उससे उसी प्रपोर्शन में टैक्स लेगी। अगर ये बंदा मोटा सेठ जो है वो ज़्यादा अपनी कंपनी से बेनिफिट ले रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स भी क्या लेगी, कंपनी से ज़्यादा लेगी। और इसको अगर डायरेक्टली बेनिफिट कम मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो क्या होगे, वो उससे टैक्स जो है वो कम ले रही होगी। ठीक है, तो जो जिससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहा होगा, गवर्नमेंट जो है टैक्स भी क्या करेगी, उससे उतने ही प्रपोर्शन में गवर्नमेंट जो है वो ले रही होगी। इज दैट क्लियर? बेनिफिट प्रिंसिपल। तो जिसको ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे गवर्नमेंट टैक्स भी ज़्यादा लेगी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट कम देगी उससे गवर्नमेंट टैक्स भी जो है वो क्या ले रही होगी, कम ही ले रही होगी। और आखिरी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना, ये वाली बेनिफिट प्रिंसिपल की, ये आपका कॉरपोरेट टैक्स जो है वो आ रहा होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ये है जी, सब के लिए एक जैसा। इसके लिए तो वही शेर है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व यास, कहते हैं भाई अमीर हो गरीब हो वट एवर, सबसे टैक्स लेना है और एक ही रेट के ऊपर लेना है। 18% लगा दो सेल्स टैक्स, क्या लेना है, सबसे लेना है, इसी रेट के ऊपर टैक्स लेना है। कहते हैं जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, उससे टैक्स ज़्यादा ले लेंगे। जो गरीब आदमी है वो कम खर्चा करेगा, हम उससे टैक्स कम ले लेंगे। लेकिन सबसे टैक्स एक ही परसेंटेज पर लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम, रिगार्डलेस ऑफ योर वेल्थ, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, सबसे हम इस एक फिक्स परसेंटेज पर टैक्स ले रहे होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेल्स टैक्स। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास तीन प्रिंसिपल हैं। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, आप जितना पैसे कमाओगे उतना टैक्स ज़्यादा पे करोगे, जितना कम पैसे कमाओगे उतना टैक्स कम पे करोगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमने देखी थी दैट वाज इनकम टैक्स। फिर दूसरा था द बेनिफिट प्रिंसिपल, जो गवर्नमेंट से जितने ज़्यादा बेनिफिट लेगा गवर्नमेंट उससे उसी प्रोपोर्शन में टैक्स भी क्या लेगी, ज़्यादा ले रही होगी। और थर्ड था हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। भाई गवर्नमेंट नहीं देखती कि तुम कमा रहे हो नहीं कमा रहे, ज़िंदा हो मर गए हो, भीख मंग गए हो, पीएम हो, जो भी वट एवर, वो आपसे क्या लेंगे, सबसे टैक्स एक ही रेट पे फिक्स ले रहे होंगे। तो ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद है काइंड ऑफ टैक्सेस, कि हमारे पास टैक्सेस की इकसाम कौन सी हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, ये तीन ही चीज़ें आपको बता रही हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये आइकन थी, एक प्रोपोर्शनल टैक्स फ्लैट टैक्स है, एक रिग्रेसिव टैक्स है और एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। ये आइकन्स ही इनफ हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। ये वो टैक्स है जो एक ही रेट पे लग रहा होता है। रेट क्या होगा, रेट इसका सेम होगा और सब के लिए हम इसको सेम रेट में ही क्या कर रहे होंगे, इम्पोज कर रहे होंगे। क्या होगा, सेम रेट होगा और सबको हम एक ही रेट पे लगा रहे होंगे। ये नहीं होगा कि जी आप मर्सिडीज़ में आए हैं तो आप ये रेट पे कर दें, आप साइकिल पे आए हैं तो ये कर दें, आप या अल्लाह वाली गाड़ी पे आए हैं या अल्लाह करते हुए हाथ वाली गाड़ी पे आए हैं तो ये पे कर दें, ऐसा नहीं होगा।
भाई फ्लैट टैक्स है, हर बंदे को एक ही फिक्स रेट के ऊपर पे करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम। चाहे आप लो इनकम पीपल हैं, चाहे आप मिडिल इनकम पीपल हैं, चाहे आप हाई क्लास इनकम पीपल हैं, दिस इज़ नॉट रेलिवेंट। आपको एक ही सेम रेट पे करना पड़ेगा। तो ये आपका कहलाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसकी एग्जांपल में अगर आप बात करें तो सेल्स टैक्स जो है वो फ्लैट टैक्स है, हर बंदे के ऊपर 18% लगाया जाएगा। फिर जो टैक्स ऑन डिविडेंड होता है वो फ्लैट टैक्स है, 15% लगाया जाएगा। जो कॉरपोरेट टैक्स है वो फ्लैट टैक्स है, 29% लगाया जाएगा। अब आपका डिविडेंड 10,000 रुपया है तब भी टैक्स 15% कटेगा। आपका डिविडेंड 1 करोड़ रुपया है तब भी कितना टैक्स कटेगा? 15%। तो ये सारे क्या हैं? फ्लैट टैक्स। रिमेंबर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट के पर्सपेक्टिव से, कौन सा रेट लगेगा, कौन सा रेट लगेगा। तो भाई सब के लिए सेम रेट लगेगा। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। क्लियर है ये? उसके बाद है रिग्रेसिव टैक्स, ये ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी, टैक्स ज़्यादा पे करेंगे, आपकी इनकम कम होगी, आप टैक्स जो है वो कम पे करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो भाई जब इनकम आता है तो टैक्स आता है, जब ज़्यादा इनकम आता है तो ज़्यादा टैक्स आता है। तो जो जितने ज़्यादा पैसे कमाएगा उससे हम उतना ज़्यादा टैक्स लेंगे, जो जितने कम पैसे कमाएगा हम उससे उतना कम टैक्स ले रहे होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारी इनकम टैक्स है। वो क्या है? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में जिस बंदे की सालाना इनकम 6 लाख रुपए तक है उस पर टैक्स है ही नहीं। जिसकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है उसके ऊपर टैक्स जो है वो 2.5% है। जिसकी इनकम 12 लाख से अबव है उसका एक अलग रेट है, जिसकी इनकम 18 लाख से अबव है उसका अलग रेट है। तो जैसे जैसे स्लैब बढ़ती जाएगी टैक्स भी आपका क्या होगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स कहला रहा होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स की जब हम बात करते हैं ना तो ये हम बात करते हैं बाय इम्पैक्ट। ये हम बात करते हैं इम्पैक्ट के लिहाज से कि कौन सा टैक्स किसको ज़्यादा भारी लगेगा। ठीक है। बेसिकली रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं कि जो लो इनकम पीपल होते हैं इनसे हम ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा रेट के ऊपर लग जाता है। जो हाई इनकम पीपल होते हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो हम कम रेट के ऊपर लगा रहे होते हैं। जैसे एक हमारा होता है सुपर टैक्स होता है कि अगर आपकी कंपनी का इतना प्रॉफिट है तो आप 2% पे कर दें। अब वो इतने प्रॉफिट पे टैक्स कम पे कर पड़े होते हैं। जो कम प्रॉफिट वाले होते हैं हम उनको स्लैब पे इतना बसाया होता है कि उनकी पॉकेट से हम टैक्स ज़्यादा लगा रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ रिग्रेसिव टैक्स? जो गरीब से ज़्यादा कलेक्ट होगा और अमीर से कम कलेक्ट होगा, इसे हम क्या कह रहे होते हैं? रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जितने भी हमारे माशरे में इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सारे रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। बिकॉज़ गरीब आदमी को इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा महंगा पड़ता है, अमीर आदमी को इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो महंगा नहीं पड़ रहा होता। तो ये 3 टाइप्स ऑफ टैक्स हैं, फ्लैट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, जिसको हम यहाँ पे टेकअप कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, कि जो हम टैक्स लगा रहे होते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको देखते हैं। वही सबसे पहले टैक्स जो है ना ये वॉलंटरी नेचर नहीं होता। गवर्नमेंट नहीं करती कि मस्जिदों में ऐलान करती है कि जी अल्लाह नबी के प्यारों आँखों वालों, हाँ हमें इमदाद देते जाएं, टैक्स देते जाएं। गवर्नमेंट ये नहीं करती। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि जी बालो गुड़ियों टैक्स दे दो, नहीं गवर्नमेंट कहती। गवर्नमेंट तरले नहीं करती कि जी देखें आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ बट मैं मांगने नहीं आया। गवर्नमेंट नहीं कहती ऐसे। गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम टैक्स पे किया, नहीं लाइए चुप के। गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स जो है वो लीगली इन्फोर्स करती है। वो कहती है देना है तो टैक्स देना है, जान नहीं छोड़ती। तो ये एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है कि बज़ौर ताकत गवर्नमेंट क्या ले रही होती है?
टैक्स कैलकुलेट कर रही होती है। तो ये वॉलंटरी नेचर नहीं है, ये लीगली आप पे क्या किया गया है, इन्फोर्स किया गया है, आपने क्या करना है, टैक्स पे करना होता है। अगर होना कि आपका दिल कर रहा है टैक्स पे कर दे, नहीं कर रहा ना करें, तो कोई बंदा टैक्स पे नहीं करेगा। वो डंके की चोट पे हड्डियों से टैक्स निकाल के लेते हैं, तो लोग जो है टैक्स क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। हमारी आवाम को ना अयाशी चाहिए होती है, सहूलियत चाहिए होती है यूरोप वाली, वेलफेयर स्टेट्स वाली। और टैक्स की जब आती है बारी पे करने की, तो इनको चाहिए होता है कि टैक्स हम पे करें गल्फ़ वाला, जिसमें है ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है ना बेटा ना, हम तुमसे टैक्स भी लेंगे और तुम्हें सहूलियात भी नहीं देंगे, ऐसी की तैसी तुम्हारी। उसके बाद है जी, टैक्स जो है नॉर्मली हम कैश में पे करवाते हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कहती जी ये आपका टैक्स कैलकुलेट किया है और आपका टैक्स बना 2 लाख रुपया, आपके जी मेरे पास 2 लाख रुपया है नहीं, मेरे पास 2 बकरी हैं, 2 बकरियाँ 2 लाख रुपये की हैं, आप ये ले लें, ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट के आपका टैक्स बना है 10,000 रुपये, आपके मेरे पास आटे के 2 थैले पड़े हैं, ये पकड़ लें, टैक्स ले लें, ऐसे नहीं होता। टैक्स कैश में पे होता है, या बैंक के ज़रिए पे होता है। आप चेक के ज़रिए पे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कैश के ज़रिए पे कर सकते हैं। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या इस तरह की जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम्स होते हैं वो इसमें नहीं लगते। फिर टैक्सेस जो हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनेट इन फैक्टर्स होते हैं कि परसेंटेज की बेसिस में लगते हैं, 2%, 3%, 5%, 6%, 10%, और वो आपके एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स के मुताबिक लग रहे होते हैं। फिर टैक्स हमेशा उस इनकम के ऊपर लगता है, उस ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगता है, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगता है जो स्टेट की जुरिस्डिक्शन पे आती हैं। जो स्टेट की हदूदों के यूद में है, गवर्नमेंट उन इनकम के ऊपर, उन ट्रांजैक्शन के ऊपर, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या करती है, टैक्स लगा रही होती है। ऐसा नहीं होता कि जी अब जो पाकिस्तानी मुल्क में जो चीज़ें इस स्टेट की ओनरशिप में, इसकी जुरिस्डिक्शन पे है कि इस पर टैक्स लगा सकते हैं। एक फ्लैट है लंदन में, वो इनकी ओनरशिप में नहीं आते, इनकी जुरिस्डिक्शन पे नहीं आते, ये कभी भी उससे टैक्स नहीं ले सकते। ये 4 पॉइंट सबको क्लियर है। उसके बाद है जी हमारे पास टैक्स स्टेट लगाती कहाँ पे, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जिसकी जुरिस्डिक्शन पे आती है, हमने बात कर दी है। टैक्स लगाती गवर्नमेंट कैसी है, जो उनकी लॉ मेकिंग बॉडी होती है, पार्लियामेंट होती है, उसके ज़रिए लगाती है। और पार्लियामेंट से पहले कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस पास होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है। और गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। आपको रोड्स चाहिए, आपको सड़कें चाहिए, आपको तालीम चाहिए, स्कूल चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो आपके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्स लगा रही होती है। अपने लिए नहीं लगाती, उन्होंने कौन से महल बनाने होते हैं, उन्होंने कौन सी चीज़ें बिल्ड करनी होती हैं, वो सिर्फ़ किसके लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ़ आपके लिए जो है वो कर रहे होते हैं कि आपसे टैक्स लेके आपके लिए रोड बनाएंगे, आपके लिए फ्लाईओवर बनाएंगे, सारा कुछ आपके लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। हमारी गवर्नमेंट बहुत मासूम है। उसके बाद है जी आखिरी एरिया हमारा कि प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है वो किन असूलों पे बेस करता है। 4 असूल हैं, फिस्कल एडिक्वेसी, इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। ये सारा कुछ जो है वो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्कल एडिक्वेसी क्या होती है, उसको हम देख रहे होते हैं। अब फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि हमारा जो टैक्स है, जो सिस्टम है, जो हमारा जो भी हमने बनाया है, वो फिस्कली क्या हो, एडिक्वेट हो, सफिशेंट हो। इसका मतलब क्या है फिस्कल एडिक्वेसी का, सफिशेंसी का, कि फिस्कल का मतलब होता है हमेशा कैश। फिस्कल का मतलब क्या होता है, फिस्कल का मतलब होता है हमेशा कैश।
और फिजिकल एडिक्वेसी का मतलब क्या है? एडिक्वेसी का मतलब होता है सफिशेंसी के प्रॉपर होना। अब फिजिकल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि सिस्टम जो है ऐसा हो जो आपकी कैश की नीड को पूरा करके देता हो, आपके रेवेन्यू की नीड्स को पूरा करके देता हो। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा आपको ला के दे। अगर वो आपको कम अमाउंट चाहिए तो कम अमाउंट करके दे। अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो आपके एक्सपेंसेस बढ़ा रहा हो। अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक आपके रेवेन्यू की नीड जो है वो भी क्या हो रही हो, वो बढ़ रही हो। और अगर आपके कम हो रहे हैं तो उसके मुताबिक डील कर रहा हो। गवर्नमेंट के अगर खर्चे बढ़ना शुरू हो गए हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो है पैसे सिस्टम से ले सकती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपॉन द सिस्टम नीड। उसके बाद है हमारे पास इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, कि भाई टैक्स सबसे लेना है, डेट इज़ इक्वालिटी, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन लेना है उनके एबिलिटी टू पे की प्रिंसिपल के मुताबिक। जो जितना टैक्स पे करता है आपने उनसे उतना ही टैक्स लेना है। जो अगर टैक्स कम पे कर रहा है उससे टैक्स आपने क्या लेना है, कम लेना है, बट छोड़ना किसी को नहीं है। उसके अलावा है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। जो आपका टैक्स का इदारा है वो बड़ा फिजिबल होना चाहिए। आपका टैक्स का मैटर जो है सारा क्लियर होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए। पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। मैनर ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्लियर होना चाहिए। टैक्स टैक्स पेयर को बर्डन ना लगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिस्करेज ना करे। एक अच्छा अमला होना चाहिए जिस पे वो क्या करें, जिस पे वो आ रहे हैं, लोगों को टैक्स पे करते हुए दिक्कत नहीं हो रही, उनको टैक्स पे करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही, बड़ा आराम से टैक्स पे करें। एक अच्छा एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। और आखिरी है कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिकल गोल्स, कि आपके जो इकोनॉमिक गोल्स हैं उसके साथ ये कंपैटिबल होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस अपने इंक्रीज़ करने हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसी के बेसिस के ऊपर वो अपनी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करवा रही होगी। तो आपके जो माशी अहदाफ है उसे क्या कर रहा हो, ये पूरा करके दे रहा हो। तो ये चार हमारे प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम में आते हैं। आगे चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको देखते हैं। ये वैसे आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस का 30% एरिया जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेट कर रहा है और सिलेबस का 70% एरिया जो है वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेट कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, वो तमाम टैक्सेस जो डायरेक्टली आपकी इनकम से लिए जा रहे हैं, आपके एसेट्स, आपके वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी पे लिए जा रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स हैं। भाई आपका टैक्स है, आपसे ही ले रहे हैं, आपकी ही इनकम पे, आपकी ही वेल्थ पे, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं भाई ना, आपसे नहीं ले सकते, आप हमें इनकम बता ही नहीं रहे, आप एसेट्स का रिकॉर्ड नहीं दे रहे, फिर वो डायरेक्ट नहीं लेते, फिर वो इनडायरेक्टली आपसे जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। या आपकी एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल ये जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे कारोबार करके बैठे हैं अपनी इनकम कहाँ बताते हैं, जो एक ट्यूशन सेंटर वाली बाजी होती है या एक सभा लोड वाली है, अब पैसे कमा के बैठे हुए हैं ये भी, बट ये कहाँ गवर्नमेंट को बताते हैं। अब गवर्नमेंट आके पूछे जी ट्यूशन वाली बाजी से कि बाजी कितने पैसे कमाती है, क्योंकि मैं तो कमाती ही नहीं हूँ, मैं तो ये मैं तो वो महीने का लाख रुपये कमाती है, बच्चों के मुस्तकबिल भी दबा करके बैठी होती है। यहाँ जो आप लोग ये कर रहे होते हैं पोर्टल्स लेके और आगे सस्ते बेच रहे होते हैं, वहाँ से पैसे कमा रहे होते हैं, पैसे तो आप भी कमा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे टैक्स नहीं ले सकती, पूछे जी आपसे भाईजान बताएं जी मिस्टर ABC आपने कितने पैसे कमाए हैं पोर्टल बेच बेच के इलीगल, क्योंकि मैंने तो कभी बिया नहीं, मैंने कभी इस तरह काम किया नहीं, पैसे तो कमा रहे होंगे। तो गवर्नमेंट कोई सेक्टर्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगा पाती, तो पकड़ नहीं सकती। ये जो हॉकर्स हो गए, ये छोटे मोटे दुकानदार बैठे हुए हैं जो रेडियो पे सामान बेच रहे हैं, स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं, इन्हें नहीं गवर्नमेंट पकड़ सकती कि जी बताओ कितनी इनकम है, बहुत बड़ी आबादी है, 24 करोड़ की आबादी जो है वो हम यहाँ पे लेकर बैठे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने करती है, कहती है भाई ठीक है तुमने पैसे तो कमाए हैं ना, तुम कुरकुरे तो खाओगे, तुम लेस तो खाओगे, तुम पेप्सी तो पियोगे, हम तुम्हारी स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो टैक्स लगा देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं।
तो डायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली आएंगे हमारे पास इनकम टैक्स, पूरा सिलेबस है, पढ़ेंगे इनकम टैक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसमें हम सैलरी से इनकम कमा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से, और इसके पास करेंगे हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। प्रॉपर सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, और इसको हम लेके चल रहे होंगे तो प्रॉपर सीखेंगे क्या होता है। फिर सीवीटी होता है कि वो जो आपके प्रॉपर्टी वगैरह जब डिस्पोज ऑफ हो रही होती है उसकी वैल्यूएशन के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम टैक्स जो है वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस ख़त्म होगा आपको याद आएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आप पे नहीं लगाते बल्कि आपकी स्पेंडिंग पे लगाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी है, जब आप लोग इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम टैरिफ के मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो वेट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही होती है, वो कस्टम ड्यूटी है। कस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके लिए आपको CFAP में आना पड़ेगा, उसके लिए टाइम पता है आपको बहुत लग जाने। उसके बाद से FAD है, जब हम गुड्स लेके आते हैं, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम उनकी वैल्यूज़ के परसेंटेज पे FAD गवर्नमेंट को पे करते हैं। लोहा बना के, कार बना के बेचोगे, लोहा ला के तो कन्वर्जन कॉस्ट पे करोगे तो उस पर FAD चार्ज हो रही होती है। इसके लिए भी आपको CFAP में आना पड़ेगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। और एक होता है सेल्स टैक्स, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल परचेज के ऊपर जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं उसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट 30% ऑफ एरिया। तो जब हम सेल्स टैक्स कंप्लीट कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि सेल्स टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। तो जब हम इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बेसिकली याद रखना है आपने कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो आपके स्पेंड एक्सपेंसेस के ऊपर हम लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद है जी हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हिस्ट्री क्या थी हमारे टैक्स लॉज की। पहले ये खित्ते में कोई है नहीं था, ना अक्ल था ना शऊर था, लोग बस बैठे हुए थे, जिंगला हू करते थे और सो जाते थे। मतलब यहाँ पे तो बादशाहती रही है आर्यांस, उसके बाद पता नहीं कौन कौन आते रहे हैं, जिसका दिल करा है। ये रीजन जो है वो घंटा था, आके चल के गए बजा के। मुग़लों ने हुकूमत की है, सिखों ने की है, अफ़गानियों ने की है, हर बंदे ने यहाँ पे हुकूमत की है। जब मुग़ल से एम्पायर ख़त्म हुई थी, जब कंपनी यहाँ पे आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ पे उन्होंने आकर कब्ज़ा कर लिया। फिर इंडिपेंडेंस वॉर हुई 1857 की। बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने किडनैप कर लिया, उसको रंगून में ले गए, जहाँ जाके उसने वो प्रॉपर एक शेर लिखा था, उम्र मांग के लाए थे 4 दिन, ऐसी कोई शेर था ना कि 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। एक वो भी था कि जी इतना बदनसीब हूँ, इस तरह कोई था कि मुझे कोई कब्र भी ना मिली अपने इलाके में या अपने मुल्क में। ये सारे उसने शेर लिखे थे। तो जी 1857 पे जब बहादुर शाह जफ़र ऑफिशियली हार गया, मुसलमान हार गए, मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, तो इस पूरे खित्ते पे अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। 1860 में उन्होंने अपना जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका जो डेफिसिट था उसको कम करने के लिए, वो जो लंदन में क्वीन बैठी हुई थी उसको डेफिसिट कम करने के लिए, उसकी अयाशियाँ पूरी करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1860 को इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि हम अपना खसारा पूरा कर सकें। फिर 1865 में उन्होंने इस एक्ट को 60 को रिप्लेस कर दिया। 1886 में उन्होंने फिर जो ट्रेडर्स के ऊपर कुछ जनरल टैक्स लगा दिया। फिर 1914 से लेके 18 तक जो है वो क्या उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 लग गई, जंगें लग गई और मुसलमानों को यहाँ पे जोश आया हुआ था कि हम खिलाफत को चले हैं बचाने के लिए। हर चीज़ बेच के तुर्की पहुँचे, तुर्की वाले मुकर गए, भाई तुम जाओ असं क्या से इधर आओ। उत्थे उनको भी टूट गया, इधर भी चपड़े चपड़े पड़ गई, हम फिर जंग हार के मुसलमान। फिर सजरा में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत ने वो कंपनीज जिनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो 50,000 से ऊपर था, एट दैट टाइम बड़ा प्रॉफिट था, उसके ऊपर सुपर टैक्स एक्ट लगा दिया। फिर 1918 में उन्होंने उस एक्ट में वॉर अमेंडमेंट्स कर दी। 1920 में उन्होंने सुपर टैक्स एक्ट को मॉडिफाई कर दिया 17 वाले को। 1922 में उन्होंने सुपर टैक्स एक्ट को और उसको कंबाइन करके जो क्या किया उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। फिर 1947 पे हमारा पाकिस्तान बन गया। फिर हमने गाने गाए कि यूँ दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो हम बड़े खुश हुए,
हमारा मुल्क बन गया, चौधरी बन गए हम उस दुनिया के। फिर 1947 के बाद 1979 में जाके जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 का था, जो हमारे मुल्क में राइज था, उसको हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 2001 में हमने उस ऑर्डिनेंस को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से रिप्लेस कर दिया। आज तक उसी में हम अमेंडमेंट्स कर करके चला रहे हैं। हर साल जून में हम पास करते हैं बजट, उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, हम लेकर चल रहे होते हैं। तो डैट वो सारी हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी जनाब, चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके पास पेपर से भी साथ ही कर लेते हैं। अब ये डिस्कस ही करने हैं हमने क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 14 का आया हुआ है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच आर टैक्सेशन सिस्टम कैन अचीव। तो मेरे ख्याल से अब आप वो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं जो हमने सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इज़ दैट क्लियर? लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये टैक्स फ्री जोन, हाई कस्टम ड्यूटी, इस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, चैरिटी प्रमोशन, टैक्स क्रेडिट्स वगैरह जो हो गया वो इसमें आपने लिखने हैं। फिर स्प्रिंग 15 का सवाल है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। इसमें कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, FED है, इसके बारे में आपने लिखना होता है। उसके बाद है जी बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। स्प्रिंग 16 का सवाल है टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। कोई से 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने यहाँ पे बताने हैं, लिख लेंगे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक दफ़ा पूछा उसमें पहला, सेकंड वाला भी सेम डेवलपमेंट में पूछा, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है वो इसमें पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जी टैक्सेस आर द प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट अचीव बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। तो 3 ऑब्जेक्टिव आपने बताने हैं। सेम क्वेश्चन 4 दफ़ा पूछ लिया, 5 सवालों में से 4 दफ़ा सेम क्वेश्चन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ही वो पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटम 18 में आया हुआ है कि जी ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। सेकंड टाइम क्वेश्चन कस्टम ड्यूटी, FED और सेल्स टैक्स इसमें आता है। फिर अगला है स्टेट एनी 1 ऑब्जेक्टिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बताएं जी ये उसने हमें असूल बताया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ये टैक्स लगाते हैं। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम दैट इज़ फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए लगा रहे होते हैं। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, डोनेशन के कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए हमें दे रहे होते हैं। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो लोग मज़ीद आके इन्वेस्ट करें स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए हम ले रहे होते हैं। टैक्स फ्री जोन्स, उन जोन्स को अंडर डेवलप एरिया को करने के लिए हमें लगा रहे होते हैं। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज दैट इज़ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, इसका मकसद क्या होता है, ताकि लोग बैंक से ट्रांजैक्शन करें, टैक्स पे नहीं करेंगे, कैश में करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ज़ीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स के लिए, कि आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो टैक्स 0% पे करना पड़ेगा। इसका मकसद क्या होता है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये टैक्स जो है वो लगा रही होती है। उसके बाद ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, अभी हम पढ़ के आए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, कस्टम, FED और सेल्स टैक्स। स्प्रिंग 21 का सवाल है टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, स्टेट एनी 5 वेज बाय विच दे कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सेम क्वेश्चन है, यही पूछ रहा है, इसके पास यही नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ही पड़ा हुआ है इस पेपर में पूछने के लिए। ऑटोमेटिक का सवाल है कि स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड, इम्पोर्ट पे हाई टैक्स लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट,
इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट विड्रॉल बाय नॉन फाइलर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए, ATL में फाइलर्स को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट करती है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री हमारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है उसको हम टैक्स हॉलीडे पीरियड जो है दे देते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे हम टैक्स नहीं लेंगे। तो उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। फिर हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, सेविंग्स को डिस्करेज करने के लिए ताकि लोग इन्वेस्ट करें, लोग सेविंग कम से कम करें, वो इसमें जो है वो इसमें हम आ रहे होते हैं। फिर डिक्रीज़ इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन बेचोगे टैक्स रेट कम है, फिजिकल बेचोगे टैक्स रेट ज़्यादा है। तो कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। फिर टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो बंदा फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करेगा उसको हम क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट्स जो है वो दे रहे होंगे। तो एम्प्लॉयमेंटशिप को बढ़ाने के लिए टैक्स ग्रेजुएट्स की जो चीज़ें हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद है हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए हम ये कर रहे होते हैं। फिर अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और रिसर्च को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसने इस्तेमाल किए हैं। फिर स्प्रिंग 2022 का सवाल है, स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। मेरे ख्याल से कोई 7 मिनट का सवाल पूछ रहा है। फिर डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, बताएं जी। अभी हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स और फिजिकल एडिक्वेसी। ये 3 बातें जो हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो विद पास्ट पेपर्स डे 1 का ख़त्म होता है। तो हमने पूरा चैप्टर विद ईच एंड एवरी पास्ट पेपर्स जो है वो यहाँ पे क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। और अभी क्लास का टाइम ख़त्म होने में 4 मिनट बाकी